हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपनी यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी से पूछा गया है वो करने वाले हैं और वीडियो हल्का लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 से अधिक क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन स्क्रीन की पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में, ठीक ना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना तो न्यूयॉर्क में हुआ था, ना तो पेरिस में हुआ था, ना तो मॉस्को में हुआ था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। आपको बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में। हम लोग बता देते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो हुआ था 1997 में, ठीक ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का बात करेगा तो वो हुआ था 1992 में और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का बात करेगा तो वो हुआ 2002 में। आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन आता है, वहां पे पूछता है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो वहां पे होता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक ना। वहां पे क्या होता है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा, देखिए अभी हम लोग जो जिस क्वेश्चन का जिक्र कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, और ये जो क्वेश्चन है 2014 और 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस का जो प्रावधान हुआ था वो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से ही हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो वो रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था, यानी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो वो उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो क्या है? तो वो है अधिक से अधिक सिंचाई। पंजाब जो है कृषि के मामले में अत्यधिक आगे विकसित है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वो कौन है? अधिक से अधिक सिंचाई। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो रेगुर मृदा भी है और कपासी मृदा भी है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2011, 2013, 2017, 2019 में ऑलरेडी पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? तो एंड्रीन है, ठीक ना। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? वो एंड्रीन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में सबसे अत्यधिक पाया जाता है, उसके बाद गुजरात में सबसे अत्यधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में जो सबसे लंबा बांध का बात करें तो वो हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर
कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ संबंधित है? तो वो भाखड़ा नंगल बांध संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नंगल बांध से। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन 2014, 2019, 2019 में मतलब कि सेकंड और फर्स्ट दोनों पाले में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, देश में जो सबसे अधिक वर्षा जो होता है मानसीनराम में होता है। और मानसीनराम कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो होता है 65% क्या होती है? जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से क्या है? संबंधित। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, यानी पंडित नेहरू इनको शोर में बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। महानदी पर है, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो भारत में जो सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, यानी इसको मानव ने बनाया है, ठीक। इसको कौन बनाया है? मानव बनाया है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल के दोहन से आर्सेनिक का क्या हुआ? संकेंद्रण बढ़ा है। निम्न राज्यों में से किसमें सबसे सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अत्यधिक वन है। मध्य प्रदेश में क्या सबसे अधिक वन है? अगर जो देश बोलेगा तो देश में क्या हो जाएगा? रूस। देश में अगर जो बात करेगा, देश जो है वन की दृष्टि से प्रथम स्थान ग्रहण किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये आयुर्वेद का जनक जो है वो चरक को कहा जाता है, ठीक ना। किनको कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। सुंदरबन है, तो सुंदरबन देखिए कहाँ है? सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और ये किसके लिए अति उपयुक्त है? तो ये बाघ के लिए उपयुक्त है, ठीक ना, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो इजी क्वेश्चन है, सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये जो क्वेश्चन 2017, 2019 और फिर से 2019 में पूछा है, तो कौन है? म्यूर है, ठीक ना, म्यूर यानी मोर इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया, ठीक ना। तो वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। आपको बताना है कि वो 3 वर्ग कौन कौन है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि वो 3 वर्ग कौन कौन है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो लगभग कितना? 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या था? वन का विस्तार था। 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या था? वन का विस्तार था। किसके अनुसार? तो ये जो था एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार। एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, यानी ये एनजीओ क्या है? एक प्रकार का संस्था है जो वनों का मतलब क्या करता है? रिपोर्ट तैयार करता है कि किस ईयर में कितना वन था, है ना, आगे हमारा वन का विकास कितना हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा जो है 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरबन भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए बोल रहा है निम्न में से कौन सा जानवर जो केवल भारत में पाया जाता है, तो वो सिर्फ डॉल्फिन ही एक ऐसा जानवर है जो कि कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। कहीं कहीं आपको आंसर इसका घड़ियाल भी मिलेगा, जो कि क्या है? घड़ियाल गलत है, ठीक ना। घड़ियाल जो आंसर क्या है वो गलत है। डॉल्फिन क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर जो है वो गुजरात में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक से संबंधित है। और बिहार और झारखंड टोटल
80% क्या करता है, अकेले अभ्रक का उत्पादन कर देता है, ठीक ना। बिहार और झारखंड मिलकर जो है केवल 80% क्या करता है, अकेले अभ्रक का उत्पादन कर लेता है, और जो 20% बचता है वो अन्य राज्यों में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं। हाँ देखिए, यहाँ से ये भी पूछ सकता है आपसे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगले क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं। लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क क्या, ये एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन, यानी इसका एक बार हम लोग ज्यादा उपयोग कर लेंगे तो क्या हो सकता है, ये समाप्त हो सकता है। अगले क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का देखिए सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आपको कहीं कहीं कर्नाटक मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, ओडिशा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या है, ओडिशा है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग छोड़ दीजिएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास तो 80 क्वेश्चन है, ठीक ना, और उसमें मात्र बनाना कितना है, 40 है। मात्र कितना बनाना है, 40। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन कोई आता है कंफ्यूजन वाला तो इसको आप लोग क्या कीजिएंगे, छोड़ दीजिएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा, ठीक ना। लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों का जननी कहा जाता है, यानी उद्योगों का माता कहा जाता है। लोहा के बिना किसी प्रकार का कोई उद्योग संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त यानी किसमें लोहा का अति मात्रा है, ठीक। तो ये मैग्नेटाइट क्या है, एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी इसमें लोहा का मात्रा क्या है, अत्यधिक है। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर बता चुके हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर हम लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक दे चुके हैं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर फ्री पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाते हैं, तो पीतल जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जो तांबा और जस्ता से बनाते हैं, तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाते हैं। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 1 टन इस्पात बनाने के लिए, ठीक ना, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, लगभग 10 किलोग्राम। कितना किलोग्राम, 10 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। भारत में किस खनिज का अभाव है, बोल रहा है भारत में जो है वो किस खनिज का अभाव है, यानी भारत में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो लेड, ठीक ना। लेड का क्या है, अभाव है भारत में। भारत में किसका अभाव है, तो लेड का। 43वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ओडिशा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ओडिशा है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक खनिज कौन है, तो कोयला, ठीक ना। कार्बनिक खनिज कौन है, कोयला है। अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, तो खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है, तो खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, ठीक ना। तारापुर क्या है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो देखिए भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है, तो वो डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो वो असम में पड़ता है, ठीक ना। डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। डिगबोई कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, तो देखिए हमारे पास 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, मतलब बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और उसमें सबसे अच्छा जो प्रकार का कोयला वो हमारे पास कौन है, एंथ्रासाइट है, ठीक ना। कौन है, एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कोयला यदि पूछेगा तो वो पीट है, सबसे घटिया कोयला कौन है, पीट है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे घटिया कोयला, देखिए आगे ये क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला कौन है, तो पीट है, ठीक ना। सबसे घटिया कोयला कौन है, पीट है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है, ठीक ना। झारखंड में होता है, इसलिए झारखंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है, ओडिशा में। बताएं, आप अभी जस्ट पीछे बता चुके हैं हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ओडिशा में। इतने कम समय में हम लोग 51 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। इतने कम समय में हम लोग कितना 51 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं।
तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? अभी जस्ट ये क्वेश्चन किए हैं, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक ना, कहाँ है? महाराष्ट्र में। और भारत का सबसे पहला परमाणु शक्ति केंद्र है तारापुर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का अधिक संभावना है? तो ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में सबसे अत्यधिक क्या है? सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और वहां सूर्य की किरणें क्या होती है? पूरा एकदम सीधा पड़ता है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी इनमें सभी इसका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार वही असम का डिगबोई है, ठीक ना, डिगबोई सबसे पुराना तेल भंडार है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का जो सबसे पुराना तेल भंडार असम का डिगबोई है, इसका खोज कब हुआ था, ठीक ना, इसका खोज कब हुआ था? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ठीक ना, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि झारखंड किस में सबसे अत्यधिक अग्रणी है, तो कोयला में क्या है? सबसे अत्यधिक अग्रणी झारखंड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? झारखंड। और जो जादूगोरा, झारखंड में एक स्थान है जादूगोरा, वहां पे क्या होता है? यूरेनियम सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट पीछे कर चुके हैं कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था, तो वो तारापुर में, ठीक ना, कहाँ किया गया था? तारापुर में किया गया था। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत में जो है टोटल 18, ठीक ना, कितना? 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? तो इनमें सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? तो जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक ना, ये सब किसका उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो दार्जिलिंग में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? असम में ही पड़ता है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? तो गेहूं है, ठीक ना, रबी फसल कौन है? गेहूं है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन है? धान क्या है? हमारा खरीफ फसल का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? यानी डेयरी विकास, यानी जो दुग्ध उत्पादन के लिए क्या हुआ था? दुग्ध उत्पादन के लिए क्रांति हुआ था, जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से अनाजों के उत्पादन के लिए हरित क्रांति हुआ था, उसी प्रकार दुग्ध के उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है? तो धान नहीं है हमारा, ठीक ना, रोपण फसल कौन नहीं है? धान। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? धान है। रोपण फसल भी धान और खाद्यान्न फसल भी धान। चावल है, तो चावल बोले या धान बोले, दोनों क्या है? वो खरीफ फसल है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि दाल में सबसे अत्यधिक क्या पौष्टिक आहार पौष्टिक अंश पाया जाता है? तो वो प्रोटीन, दाल में जो था सबसे अत्यधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल कहाँ किन महीना में बोया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर में रबी का फसल बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? इसका ऑप्शन
क्या गेहूं जो हमारे प्रकार एक प्रकार क्या है, व्यावसायिक फसल नहीं है। बाकी देखिए व्यावसायिक फसल किसको कहते हैं, जिसको उत्पादन करने के बाद तुरंत क्या करते हैं हम लोग बाजार में बेच देते हैं, यानी जिसको व्यापार प्रक्रिया के लिए हम लोग मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं। देखिए गन्ना क्या करते हैं, जैसे उपजाते हैं उसको क्या करते हैं मिल में भेज देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है चीनी का उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन करते हैं, तुरंत क्या करते हैं मिल होती है उसको बेच देते हैं। तंबाकू का उत्पादन करते हैं, तुरंत उसको बेच देते हैं। ये सब क्या, ये सब हमारा जो है व्यापारिक फसल है। लेकिन गेहूं क्या, गेहूं हमारा व्यापारिक फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में क्या है प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो उष्ण आर्द्र है, ठीक ना, उष्ण आर्द्र। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल कौन है, तो चावल। चावल हमारा क्या है एक प्रकार का खरीफ फसल है। चावल क्या है एक प्रकार का खरीफ फसल है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, धान एक प्रकार का है, तो धान क्या है, तो धान एक प्रकार का, इसमें से धान तो हमारा खरीफ फसल है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक ना। धान क्या है एक प्रकार का खरीफ फसल है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है तो संसाधनों की खोज के लिए, ठीक ना। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो संसाधनों की खोज के लिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किसमें होता है, रिएक्टर पैमाने का। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मानव जनित आपदा है, यानी मानव जनित करने के लोग क्या, जो मानव के द्वारा आता है, ठीक ना। देखिए क्या बाढ़ हम लोग मानव लाते हैं, नहीं लाते हैं। भूकंप मानव लाते हैं, नहीं लाते हैं। सुनामी मानव लाते हैं, नहीं लाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी आतंकवाद क्या है एक प्रकार का मानव निर्मित आपदा यानी मानव जनित आपदा है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी हैं, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए बोल रहा है कि यदि मकान में मान लीजिए आग लग गया तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो मकान में आग लगने की स्थिति में जो अग्निशामक यंत्र को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक बुलाना चाहिए। दरवाजों को एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए नहीं, और जब बंद कर देंगे तब तो पता चलेगा उसी में आदमी जल के राख हो गया। आग बुझने का तक इंतजार करना चाहिए। यदि हम लोग मान लीजिए आग बुझने का इंतजार करेंगे तब तक ना जाने आग मतलब कितने घरों को अपने चपेट में ले लेगा। यानी हम लोग को तुरंत जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो होता है वो किस आपदा में करते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो होता है वो भूकंप में करते हैं, ना। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप में करते हैं, ठीक ना, भूकंप में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हैं, तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो जाएगा, तो वर्षा की कमी, क्योंकि वर्षा की कमी होगा तो क्या होगा, सुखाड़ आएगा। और हमारा उत्तरी बिहार क्या होता है, सुखाड़ के कारण क्या रहता है, ग्रसित रहता है। और दक्षिणी बिहार में हमेशा क्या आता है, बाढ़ आते ही रहता है। सॉरी हम उल्टा बोल दिए, नहीं, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते ही रहता है और दक्षिणी बिहार क्या रहता है, सुखाड़ से हमेशा ग्रसित रहता है। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवाओं का अंग क्या है, तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, संचार सेवाओं का ही अंग है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो सबसे अधिक भूस्खलन यानी कहाँ सबसे अधिक भूस्खलन होता है, यानी भूमि का भूमि को भूमि क्या करना, खिसकना, यही हमारा कहता था भूस्खलन। तो ये सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तराखंड में होता है, ठीक ना, कहाँ होता है, उत्तराखंड में। और भूस्खलन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक सूखा प्रवण है, तो दक्षिण बिहार। अभी जस्ट बताया ना, दक्षिण बिहार क्या होता है, सबसे अधिक सुखाड़ दक्षिणी बिहार में आता है, और उत्तरी बिहार में क्या होता है, सबसे अधिक बाढ़ आता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, और भूकंप में भी करते हैं और भूस्खलन में भी करते हैं, याद रखिएगा। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो क्या आग लगना प्राकृतिक आपदा है, नहीं। बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा है, नहीं। रासायनिक दुर्घटना प्राकृतिक आपदा है, नहीं। रासायनिक दुर्घटना यानी जो हुआ था, ये एक फैक्ट्री में हुआ था ना, जो जिस रसायन का उपयोग होने से क्या होता है, वहां के अधिकांश लोगों को मतलब की मृत्यु हो गया था, तो वही रासायनिक दुर्घटना होता है, यानी फैक्ट्री यार्ड से निकलने वाले विषैले गैस के कारण जो दुर्घटना घटती है, जिससे हम लोग, हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण क्या हो जाएगा, ये
भोपाल गैस त्रासदी, क्या हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी। तो ये सब क्या हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि भूकंप क्या हमारा प्राकृतिक आपदा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ क्या है, एक प्रकार का आपदा है। सुखाड़ क्या है, एक प्रकार का आपदा है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, तो महासागर में यदि कंपन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, सुनामी। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है, सुनामी है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगें, मतलब पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या है, पी तरंगे हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगें क्या है, पी तरंग है। मात्र 25 मिनट में हम लोग 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। मात्र 25 मिनट में कितने क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी हम लोग को क्या करना है, फास्ट रिविजन करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम क्या है, बहुत ही नजदीक आ चुका है ना। एग्जाम क्या है, बहुत ही नजदीक आ चुका है, यानी हम लोग क्या करना है, फास्ट रिविजन। अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बोल चुके हैं शुरू में कि 100 से अधिक क्वेश्चन को करने वाले हैं, 100 से अधिक। निम्नांकित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी क्या है, मानव जनित आपदा नहीं है, यानी ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो बाढ़ के लिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ठीक ना। बाढ़ के लिए जो है ऊंची भूमि स्थान पर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण है, तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप सुनामी का क्या है, प्रमुख कारण है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन पीछे किए हैं, सिर्फ वहां उल्टा था क्वेश्चन का लेवल। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी जो है वो समुद्र पर आता है, ठीक ना। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल फोन है, ठीक ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल फोन है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा कौन है, तो आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि आतंकवाद क्या है, एक प्रकार का मानव निर्मित आपदा यानी मानव जनित आपदा है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो भारत में जो अत्यंत अति विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता है, ठीक ना। वर्षा की अधिकता, जहां अधिक से अधिक वर्ष होता है, नदी वर्षा होता है, जहां क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, अधिक केंद्र। आप लोग जो है ना इस रंगे वाला क्वेश्चन में लोग जो है ना कुछ मतलब कि गलत भी लग गया है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, अधिक केंद्र हो जाएगा, ठीक ना। अधिक केंद्र, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहता है। क्या कहते हैं, अधिक केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो है भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, ठीक ना। कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्या कर सके, इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, फसलों को तो होती ही होती है, पशुओं की भी होती है, भवनों की भी होती है, यानी उपरोक्त सभी को बाढ़ से क्या होता है, अत्यधिक हानि होता है। सूखा किस प्रकार का आपदा है, यानी सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है, एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। इनमें से मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन है, तो सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, महामारी भी मानव जनित आपदा है, यानी इनमें से सभी इसका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो बिहार का जो है उत्तरी बिहार, ठीक ना। उत्तरी बिहार क्या है, सबसे अत्यधिक बाढ़ उत्तरी बिहार में ही आता है, यानी उत्तरी बिहार से क्या है, राइट आंसर है। उत्तरी बिहार क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो ये बंगाल